नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर सुभाषिस गुरु। कल की क्लास में हमने प्रगृह्य संज्ञा जो हो रही थी वहां पर प्रकृति भाव जो संधि है उसकी चर्चा की थी। हालांकि जो 3 सूत्र आए उन सूत्रों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, किस सूत्र से क्या अर्थ निकलेगा, किस सूत्र से क्या कार्य होगा। लेकिन हमने आपको वहां पर समझाने का बहुत सरलता से प्रयोग किया था, सरलता से समझाने का वहां पर प्रयास किया था। तो उसके लिए देखें, जरूर एक बार नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो जो प्रक्रिया है सूत्रों की वह आपको समझ में आएगी और भविष्य में भी नोट्स जो रहेंगे आपके काम में आएंगे। क्योंकि व्याकरण है अभी पढ़ेंगे, बाद में आप और दिन बाद पढ़ेंगे तो बस हो सकता है भूल जाए, लेकिन यदि आपके स्वयं के बने हुए नोट्स रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर और प्रकृति भाव संधि कहाँ पर होती है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वह हम देख लेते हैं। कहाँ पर प्रकृति ही रहती है, जैसा रूप लिखा रहता है वैसा ही रूप रहेगा। कहाँ होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। चैनल से यदि आप नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल में जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन को भी दबाइए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। देखिए, क्लास को पॉज नहीं करना, बीच में पूरी क्लास देखना है। लेकिन यदि आप बीच में क्लास को पॉज करते तो मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। यदि आप पूरी क्लास को देखते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पूरी बात जो है जो क्लास में पढ़ाई जाएगी वो समझ में जरूर आने वाली है। यदि हो सकता है एक बार ना आए, दूसरी बार देखेंगे तो आएगी, लेकिन क्लास को पूरा देखना है। देखते हैं कहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। लेकिन पहले यहाँ पर 2 प्रकार की परिभाषाएं बताइए। परिभाषा हम देखते हैं। दूराद भूते च ये सूत्र है। इसमें जब हम संधि का विच्छेद करेंगे तो निकलेगा दूरात भूते च। ये सूत्र का जो है संधि विच्छेद। सूत्र कह रहा है दूरात दूर से, होते अर्थात बुलाने पे, च अर्थात और, दूर से बुलाने पर। इसके पहले क्या एक जो सूत्र आया था अष्टाध्यायी में, ये सभी सूत्र कहाँ के अष्टाध्यायी हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र चल रहे हैं। तो अष्टाध्यायी में उन्होंने सूत्र दिया था एक प्लस संज्ञा करने वाला। तो वहां पर क्या कहा था, प्लस संज्ञा उसकी होती है, लेकिन यहाँ पे और चेक लगा दिया तो बोले इसकी भी होती है। किसकी होती है? दूर से बुलाने पर। जब किसी व्यक्ति को दूर से बुलाया जाता है तो उसकी भी क्या होती है, प्लस संज्ञा हुआ करती है। ये सूत्र का अर्थ है। 4 से पूर्ववर्ती जो रहती है अष्टाध्यायी को उसको ग्रहण करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, दूरात संबोधने, दूर से संबोधन करने में, संबोधन लिखा है, संबोधन करने में, संबोधन करने पर वाक्य का टे अर्थात टे भाग, जो जिसकी टी संज्ञा हुई है, ऐसा टे भाग प्लुतहा प्लस संज्ञा कहलाती है। वा अर्थात विकल्प से, उस वाक्य में जो अंतिम टी है अथवा टी है उस टी की क्या होती, प्लस संज्ञा होती। टी हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक सूत्र के माध्यम से उन्होंने कहा था अचोन्त्यादि टी, अचाम मध्य, जो अचों के मध्य में अंतिम अच है अथवा अचों के मध्य में ऐसा वर्ण जो अंतिम वर्ण का आदि हुआ करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं। तो उस टी को क्या कहेंगे, प्लुत संज्ञा। वा प्लुत संज्ञा होती है बाधक विकल्प से। सूत्र का मतलब इतना सा अर्थ है, परिभाषा सूत्र यह कह रहा है, जब किसी व्यक्ति को दूसरे आप बुलाओगे, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, आप किसी को बुलाओगे तो उसकी प्लुत संज्ञा होगी। प्लुत को भी हम आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ा चुके हैं। वर्ण 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 प्रकार की संज्ञा होती। ह्रस्व अर्थात छोटा, दीर्घ अर्थात बड़ा और प्लुत अर्थात उससे भी बड़ा। ह्रस्व ये दीर्घ, आगे है प्लुत। ये क्या है, प्लुत। प्लुत में क्या होगा, वर्ण को खींचा जाएगा, जोड़ दिया जाएगा प्लुत में। ये क्या उन्होंने बताया था ना, जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया था वहां पर कि ऊ का उदाहरण दिया था, ऊष्च ऊष्च ऊष्च, इस प्रकार से दिया था। वैसे यहाँ पर आ ये क्या प्लुत की संज्ञा है, उसको क्या कहेंगे, प्लुत कहेंगे। किसको कहेंगे, दूर से किसी को बुला रहा हो आप भाई, तो जब वो दूर से बुलाने वाला व्यक्ति जो रहेगा किसी को बुला रहा है तो वाक्य का जो टी भाग रहेगा, अचों के मध्य जो अंतिम अच रहेगा उसको हम टी संज्ञक कहेंगे, उसको हम प्लस संज्ञक कहेंगे। तो उसी के प्लस संज्ञा हो जाएगी। अरे सामान्य से हम देखें किसी को हम बुला रहे हैं तो सामान्य से बुलाएंगे, अरे इधर आओ, नहीं सुनेगा। दूर बैठा है वो सामने वाला, इधर आओ, नहीं सुनेगा। अरे भाई इधर आओ, इस प्रकार से जोड़ देना पड़ेगा। जब जोड़ ही दिया जाता है उसी का नाम तो टी है।
टी क्या है? जोर देने के बाद जो कार्य होता है उसी का नाम टी है अर्थात प्लुत है। वाक्य का जो अंतिम टी है उसी का नाम क्या है? प्लुत है। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए वाक्य के टी भाग को प्लुत संज्ञक कहते हैं। अब प्लुत संज्ञक क्यों दे रहे हैं? प्लुत संज्ञा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे वाले सूत्र उन्होंने प्रकृति भाव संधि की है। देखते हैं कैसे। प्लुत प्रगृह्या अची नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अची नित्यम। प्लुत अर्थात प्लुत वर्ण को और प्रगृह्य अर्थात प्रगृह्य वर्ण को। प्लुत और प्रगृह्य वर्ण जो आ रहे हैं, प्लुत और प्रगृह्य वर्ण अची अर्थात अच बाद में होता है। प्लुत के बाद में और प्रगृह्य के बाद में अच यदि बाद में होता है तो उसको क्या होगा? नित्य होगा अर्थात वह नित्य रहेंगे। नित्य का मतलब यहाँ पर प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव संधि होगी। भाई कह रहे हैं एते अर्थात प्लुत और प्रगृह्य, ये दो बात आ रहे हैं। एते अर्थात प्लुत और प्रगृह्य ये दोनों अची अर्थात अच बाद में आते हैं। इसमें क्या लगी? सप्तमी लगी। सप्तमी के पहले कार्य होगा सप्तमी निर्दिष्टि पूर्व से जो आप सूत्र पढ़ चुके हैं, उस सूत्र के स्थान पर उस सूत्र के द्वारा इसके पहले कार्य होगा अर्थात प्लुत और प्रगृह्य को कार्य होगा। क्या कार्य होगा? प्लुत और प्रगृह्य के बाद में अची अर्थात अच वर्ण आता है। अच मतलब स्वर आता है तो प्रकृतिया स्यु, प्रकृति अर्थात प्रकृति भाव संधि स्यु अर्थात हो, प्रकृति भाव संधि वहां पर होती है। प्लुत क्या है? प्लुत के लिए पहले बता दिया, दूर से किसी को बुलाने पे वाक्य का जो टी भाग रहेगा उसको प्लुत कहेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया। इस कार्य से पहले परिभाषा बता दी, उसका कार्य बता दिया। आगे उन्होंने कहा आगे कहा प्रगृह्य। प्रगृह्य क्या होता है? तो प्रगृह्य के लिए वो नीचे बताएंगे, नीचे सूत्र हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं प्लुत और प्रगृह्य के बाद एक अच होता है, उसका क्या होता है? नित्य होता है। ये परिभाषा यहाँ पर बनती। कह रहे हैं प्लुत हो, क्या होना चाहिए? प्लुत, या फिर दूसरा देखें, या फिर प्रगृह्य हो। क्या वर्ण हो? प्रगृह्य। प्रगृह्य हो और उसके बाद में क्या हो? अच हो। अच मतलब स्वर वर्ण हो, उसको क्या होती है? प्रकृति भाव संधि होती है। ये होगी प्रकृति भाव संधि। ये लीजिए यहाँ प्रकृति भाव हो गई। पूर्व में तो प्लुत होना चाहिए था, प्रगृह्य होना चाहिए, उसके बाद में अच होता है तो प्रगृह्य भाव संधि होती है। प्लुत की बात चर्चा यहाँ पर उन्होंने कह दी, प्रगृह्य की चर्चा हम आगे वाले सूत्र में करेंगे। एग्जाम्पल दे रहे आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। कह रहे हैं कोई व्यक्ति जो होगा कृष्ण का दोस्त होगा, तो वो दोस्त उस कृष्ण को बुला रहा है, कह रहा है आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो जो कृष्ण जो चिल्ला रहा है, जो जोर दे रहा है, उसी का नाम क्या है? यहाँ पर प्लुत संज्ञा होगी। इसमें जब हम सेंटेंस में देखेंगे तो कहा है वाक्य के दूर से किसी को बुलाने पर वाक्य का जो टी भाग रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। इस वाक्य में टी भाग क्या रहेगा? ये वाक्य कृष्ण है, संबोधन किया है, तो कृष्ण में अंतिम टी क्या रहेगा? आ। क्या रहेगा? टी क्या रहेगा? आ वर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें अचों के मध्य कृष्ण में जब हम अच देखेंगे तो अंतिम अच क्या आएगा? ड़ा में जो आ मिला हुआ है वह क्या हो जाएगा? अंतिम अच हो जाएगा। तो इस आ को हम क्या कहेंगे? टी कहेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगी? टी संज्ञा इसकी हो जाएगी। तो कह रहे जो टी है ना उसी का नाम प्लुत है। दूर से बुला रहा है और जो उसका टी उसी का नाम प्लुत है। तो हमने देखा ये टी है, इसी का नाम प्लुत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या 3 का निशान लगा दिया। 3 का निशान इसलिए लगाया क्योंकि जो प्लुत की संज्ञा है, प्लुत कैसे समझते हैं? किसी शब्द के बाद यदि पे 3 लगा रहता है उसका नाम है प्लुत। तो यहाँ पर 3 लग गया और आगे उनको कहा अत्र गोश्चरति। तो यहाँ पर देखेंगे वाक्य का अर्थ होगा आगच्छ, मतलब यहाँ पर आओ, कृष्ण अर्थात कृष्ण, यहाँ पर अत्र, यहाँ पर गोह अर्थात गाय, चरति अर्थात चल रही है अथवा गाय चल रही है। इस प्रकार से अर्थ इसका हो जाएगा। हमारी जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है वो कह रहे हैं टी भाग रहेगा, ये टी भाग है, ठीक है ना, और उसके बाद किसी प्रकार का अच रहता है, प्रगृह्य हो, प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो। तो प्लुत हमने इसको मान लिया है, ठीक है, मान लिया, और आगे पे कह दिया उन्होंने अच होता, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा? हमारा प्रकृति भाव हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दीर्घ की उत्पत्ति हो रही थी। किसकी हो रही थी? दीर्घ संधि हो रही थी। उन्होंने कहा था दीर्घ में अकहा सवर्णे दीर्घा, जब दोनों सवर्ण होती हैं, अक जो रहता है वह सवर्ण होते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर ये क्या है? इसके उच्चारण स्थान बोल रहे हैं। आ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ हुआ करता है।
और इसको देखेंगे प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम, प्रक्रिया जैसा यहाँ पर चल रही इसका से यहाँ पर विवृत इनका हो जाएगा, प्रयत्न जो रहेगा। और उस प्रकार से और आगे देखेंगे तो उन्होंने कहा है ये स्वर तो होते ही हैं, तो ये दोनों प्रकार के हमारे क्या हो जाएंगे, प्रयत्न मिल जाएंगे, दोनों प्रकार के प्रयत्न भी मिल रहे हैं और उच्चारण स्थान भी मिल रहा है। इसका से यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर क्या होने लगेगा, दीर्घ होने लगेगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ होने लगेगा। दीर्घ होगा तो क्या कृष्णा बचेगा, मात्र कृष्णा यहाँ पर बचेगा और अत्र ऐसा हो जाएगा, अत्र बाद में था तो त्रा ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। तो इसका उच्चारण कहेंगे कृष्णात्र, इस प्रकार से हो जाएगा। तो कोई उच्चारण ऐसे थोड़ी कहता है, किसी को बुलाना है आगच्छ कृष्णा अत्र गोचरति, इतने सामान्य थोड़ी बोलता है, चिल्ला के बोलता है। दूसरे किसी को बुलाए तो चिल्ला के बोलना पड़ेगा, आवाज तेज करने के बोलना पड़ेगा। इसका से यहाँ पर यह नियम लगने लगा। उसने कहा भाई यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पर वाक्य का अंतिम जो वाक्य का जो टी भाग है उस टी भाग को हमने प्लुत संज्ञा कर दिया, और प्लुत जब भी हो जाता है तो सूत्र आया ये वाला। इसने कहा प्लुत और प्रगृह के बाद यदि अच वर्ण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकृतिभाव संधि कहते हैं। इस कहा से यहाँ पर जो रहेगा उसकी ऐसी कंडीशन रहेगी, यहाँ पर दीर्घ की प्राप्ति नहीं होगी। दीर्घ पहले प्राप्त हो रहा था, दीर्घ निश्चित करके यहाँ पर यह संधि आएगी। ये कहेगी यहाँ पर प्रकृति भाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लुत आ रहा है, प्लुत के बाद अच आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर प्रकृति भाव होगा। तो मात्रा बनेगी, जो सेंटेंस हमारा वैसा की वैसा रहेगा। प्रकृति भाव में संधि में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आती संधि में। आगच्छ कृष्ण अत्र गोचरति, ये यहाँ पर वाक्य पूरा रहेगा। इस प्रकार से कोई कहीं पर बुला रहा है कृष्ण के लिए तो वहां का यह वाक्य हुआ करता है। और देखिए तो दो बातें यहाँ पर की थी, प्लुत की बात की थी, प्लुत के लिए यहाँ पर तो बता दिया। दूर से संबोधन करने पर वाक्य का जो टी भाग रहेगा उसी का नाम प्लुत है। अब उन्होंने कहा प्रगृह, प्रगृह क्या होता है तो आगे वाले सूत्र में उन्होंने खुद बता दिया, प्रगृह की संज्ञा बता दी है, उसके बारे में हम देखते हैं। ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इसका संधि का उच्चित करेंगे तो ईत निकलेगा, ताकादा हो जाता है लेकिन ईत निकलेगा, उसके बाद ऊत निकलेगा, ऊत बड़ी ऊ रहेगी, दीर्घ ऊ रहेगी, उसके बाद एत निकलेगा, उसके बाद द्विवचनम प्रगृह्यम। इस प्रकार से यहाँ पर इसका संधि का उच्चित होता है। तो कह रहे हैं ईत, जहाँ पर तारा ये सभी क्या है, तपर कड़ा है। तपर कड़ का मतलब ये है जो यहाँ पर सूत्र में कहा है वही ग्रहण होंगे, उसके सवर्ण ग्रहण नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ईत, ईत अर्थात ईतंत, ईदंत जो होता है, उदंत जो रहता है और एदंत जो रहते हैं, ऐसे यदि वाक्य में होते हैं द्विवचन यदि द्विवचन के होते तो उनको क्या होता है, प्रगृह्य अर्थात प्रगृह्य संज्ञा होती है, उसी को हम प्रगृह्य कहते हैं। प्रगृह्य का प्रश्न आया था, प्रगृह्य क्या है, तो यहाँ प्रगृह्य की परिभाषा बता दी। कह रहे हैं ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञा स्याद, प्रगृह्य संज्ञा इसकी होती है। अर्थात ऐसे शब्द जो क्या हो, ईदंत हो, अर्थात जिसका अंतिम वर्ण ई हो अथवा ऊ हो, उदंत हो अथवा एदंत हो, तो उन वचनों को यदि वह द्विवचन अर्थात द्विवचन में होते हैं, ईदंत आदि तो हो लेकिन वह द्विवचन में होना चाहिए, द्विवचन में होते हैं तो क्या होता, प्रक्रिया, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब देखिए हम यहाँ पे आपके एग्जाम्पल देते, मान के चलिए हमने लिखा हरि, ये हरि क्या है, ईदंत है कि नहीं है, उन्होंने कहा भाई ईदंत तो है, तो इसकी क्या होगी, तो क्या होने लगेगा, यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होने लगेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर बात कह रहे हैं ई बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा, तो बड़ा है, बड़ा तो नहीं है भाई, छोटा है, इस कारण से इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। दूसरी बात ये जो प्रथमा के एक वचन बनेगा, हरि हरि हराया, इस प्रकार से। लेकिन इसके बाद जब देखेंगे द्विवचन का, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, ई है जो यहाँ पर ई आ रही कि नहीं आ रही, बड़ी ई आ रही, ठीक है भाई, और द्विवचन है कि नहीं, हाँ द्विवचन है, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो मतलब ईदंत हो, उदंत हो और एदंत हो तो उसकी क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है यदि वह द्विवचन में होते हैं। और एग्जाम्पल आपको हम दें तो जैसे ईद में, ईद का उदाहरण देखें तो क्या बना सकते हैं हम, हरि अथवा मुनि, ये भी क्या है, द्विवचन में बन रहा है। अथवा एक और एग्जाम्पल देते हैं कपि, ये क्या हो जाते हैं, सब ईदंत के उदाहरण हो जाते हैं। ये ई से अंत हो रहा है और द्विवचन के हैं तो इनकी क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। वैसे ही हम देखेंगे ऊत के, ऊत के देखें तो गुरु क्या बनेगा, गुरु कर सकते हैं, और कहें तो भानु भी कर सकते हैं, प्रभु भी कर सकते हैं, ये सब के एग्जाम्पल हो जाएंगे, इस उदंत के हो जाएंगे। और एदंत के और हम करें तो एदंत के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एदंत के जैसे बाली के, रमी,
और उसको कह सकते लते। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आ रहे हैं, ये दो तो स्त्रीलिंग में आ रहे हैं, लेकिन ये तो पुरुष में आ रहे हैं। बालिके में आ रहा है जो तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऐसा देख सकते हैं ये सब क्या है, एदंत है, अर्थात इनकी अंत में एदंत आ रहा है, एत आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, द्विवचन में, तो इनकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, हम प्रगृह्य करेंगे तो हमारा दोनों पूरा जो सूत्र रहेगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसने कहा था प्लुत वर्ण को और प्रगृह्य को अच्छी बात में होने पर प्रकृति भाव संज्ञा हो जाएगी। प्लुत क्या है, उन्होंने बता दिया, दूर से किसी को बुलाने पर यदि वाक्य के टी को प्लुत कहते हैं, ये प्लुत की भाव संज्ञा हो गई। और प्रगृह्य किसे कहेंगे, तो उन्होंने कह दिया ईदंत हो, उदंत हो अथवा एदंत हो, यदि ये द्विवचन में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रगृह्य कहते हैं। ये तो दोनों बातें चल गई। तो यहाँ पर जो प्लुत की उदाहरण था, उन्होंने प्लुत का उदाहरण यहाँ पर दे दिया था। अब यहाँ प्रगृह्य था, उनके उदाहरण 3 दिए, उसके बारे में देखते हैं। हरि एत, इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पहला रूप दिया है। क्या दिया है, हरि एत, ये यहाँ पर रूप उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कहा है, यहाँ पे देखेंगे, सबसे पूर्व में देखें तो यहाँ पर ई को यांची लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ई है, इस प्रकार से ई आ रहा है। ई आने के कारण क्या हो जाएगा, और आगे स्वर आ रहा है, तो ई को यांची से क्या, ई के स्तर पर या होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र आया ई दू दे द्विवचन प्रगृह्यम, प्रकृति भाव वाला सूत्र है। इसने कहा भाई यदि द्विवचन का है, प्रगृह्य संज्ञा जिसको प्राप्त हो गई, ऐसा वह द्विवचन का है, प्रगृह्य संज्ञा वाला, उसके बाद में अच होता है, तो अच होने के कारण इन दोनों के क्या करेंगे, हम प्रकृति भाव कर देंगे, अर्थात जो रूप है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। हालांकि यहाँ पर इको यानी चीज से क्या होने लगेगी, यण संधि यहाँ पर प्राप्त होने लगेगी, लेकिन यहाँ पर सूत्र के कारण इन्होंने क्या किया, प्रकृति भाव कर दिया। तो यहाँ पर वो संधि प्राप्त हो रही थी कोई अन्य चीज, लेकिन वहां पर उसका निषेध करके प्रकृति भाव होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि इस सूत्र ने कहा प्लुत प्रगृह्य के बाद यदि अच आता है तो वह नित्य रहता है, नित्य रहता है तो उसकी प्रकृति भाव रहती है, प्रकृति भाव संधि होती है, अर्थात वो जैसा है वैसा ही रहता है। दूसरा उदाहरण दिया विष्णु इमौ, अतः हमने देखा ये उदंत है, क्या है, उदंत है, तो ऊ बड़ा आ रहा है इसमें अंत में। और आगे उन्होंने कहा द्विवचन का होना चाहिए, तो द्विवचन का है, ठीक है। उन्होंने कहा अच बाद में होना चाहिए, अच भी है, तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर देखा हमने कि यही प्रकृति भाव संधि होने लगी। हालांकि वहां पर ऊ आ रहा है, इस कारण से ऊ के स्थान पर वाह होने लगा। किस संधि से, हमारी इको यांची संधि से, यण संधि के द्वारा वहां पर यण संधि होने लगी इको यांची सूत्र से। लेकिन उसको निषेध करने वाले सूत्र आया, उसने कहा द्विवचन का है, प्रगृह्य, इसके कारण से हम वहां पर क्या करेंगे, प्रकृति भाव करेंगे, प्रकृति भाव हो जाएगा। आगे कहा गंगे अमु, गंगे अमु ये क्या, एदंत है, एदंतारा, और आगे स्वर आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होने लगी। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है, यदि पूर्व वर्ण प्लुत हो और प्रगृह्य और बाद में अच होता तो उन दोनों के साथ प्रगृह्य होती है। प्लुत के लिए बता दिया, दूर से बुलाने पर वाक्य के टी वर्ण को हम क्या कहेंगे, प्लुत कहेंगे। तो उसके उदाहरण दिया, यहाँ पे कृष्ण के आ को उन्होंने प्लुत कह दिया, तो प्लुत होने के कारण यहाँ पे 3 लगा दिया। दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन उन्होंने नियम बना दिया, प्लुत के बाद में यदि और प्रगृह्य के बाद में यदि अच आता है तो उसको प्रकृति भाव होगा, प्रकृति भाव हो गया तो होगा, तो हम सेंटेंस को लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया, दीर्घ संधि वहां पर नहीं हुई। प्रश्न एक और आया कि भाई प्रगृह्य किसे कहें, तो उन्होंने कहा ईदंत, उदंत और एदंत, यदि ये द्विवचन में होते तो उनको हम कहते प्रगृह्य संज्ञा कहते हैं। हमने माना ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। उदाहरण दिया हरियते, यहाँ पर क्या हो रहा है, इको यांची से प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर निश्चित करिए इस वाले सूत्र। उसने कहा ई के बाद में यदि अच आता है तो उनके स्थान पर या नहीं होगा, बल्कि प्रगृह्य अर्थात प्रकृति भाव संधि यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इस हरि की क्या हुई, प्रकृति जो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा हो गई है, हरि की प्रगृह्य संज्ञा हो गई, इस कारण से यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। हाँ, हरि की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती, हरि एक वचन में होता तो वहां पर दूसरी संधि हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे उस विष्णु इमो में उदाहरण दिया, उदंत को उदाहरण दिया और गंगे अमु में उदाहरण दिया। इस प्रकार से इन सभी में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सूत्र शब्द आ रहे हैं, उदाहरण आ रहे हैं, क्या है, ईदंत है, उदंत और एदंत, इस कारण से प्रकृति भाव होगी, कोई भी संधि यहाँ पर नहीं होगी। नियमित तरह से याद रखो आप ये वाला नियम, प्लुत प्रगृह्य के बाद अच होता है तो उसका प्रकृति भाव होता है। प्लुत वाक्य में दूर से बुलाने पर किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं और संबोधन करने में, संबोधन कर रहे हैं भाई, इस प्रकार से संबोधन करते समय वाक्य के टी भाग को प्लुत कहा। और ईदंत, उदंत और एदंत यदि द्विवचन तो प्रगृह्य कहा। ये तो यही होते हैं, इसके बाद में अच होता है तो प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव संधि का नियम है, जैसा रूप है वह रूप वैसा ही रहता है। इस प्रकार से 3 सूत्रों की अच्छी व्याख्या हुई। छोटे छोटे सूत्र थे, सूत्र का अर्थ थोड़ा सा बड़ा है, समझने लायक, इसलिए आप अच्छे से देखिए। चैनल से नए बने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरी क्लास देखिए,
क्लास को बीच में पॉज करेंगे तो समझ में नहीं आएगी, पूरी क्लास देखेंगे अंत तक आपके लिए समझ में आएगी। अगले सूत्रों में अगली क्लास में हम मिलेंगे और नए सूत्रों के साथ। अभी के लिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।